नमस्कार प्यारे बच्चों। तो जेई एडवांस पीवाईक्यू चैप्टर वाइज सीरीज के इस वीडियो में आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं दैट इज वर्क पावर एंड एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि हर साल इस पे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग ट्वेल्थ की टॉपिक्स की बात करें तो ट्वेल्थ के टॉपिक्स में भी इसको इधर उधर घुसा दिया जाता है ना। 11th पर डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही है बट ट्वेल्थ के टॉपिक्स में भी ये इनडायरेक्टली कहीं कहीं घुस के आ जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्क पावर एनर्जी। और अगर हम लोग बोले डायरेक्ट क्वेश्चंस या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में भी ये जो चैप्टर है या ये जो टॉपिक है ये काफी आसान सवाल होता है। इससे इससे जो भी क्वेश्चंस आते हैं काफी आसान होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों के लिए एक बोनस पॉइंट होता है। अगर मैकेनिक्स स्ट्रांग नहीं भी है तो वर्क पावर एनर्जी ऐसा जो अगर रोटेशन के क्वेश्चंस अगर नहीं होते हैं, एसएचएम अगर नहीं हो रहे तो वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस इजीली करके लेके जाओगे, है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 2012 से लेके 2014 तक के क्वेश्चंस। इसमें टोटल हम लोग 8 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, है ना। फिर बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है 2021 तक वो हम लोग सब कुछ कंप्लीट करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, है ना। वो हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, 1-2 दिन के अंदर वो भी ले आऊंगा, ठीक है। तो अगर तुमने अभी तक ये वाला प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है तो तुम लोग लॉस पे हो, क्योंकि ये जो प्लेलिस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जेई एडवांस पीवाईक्यू चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। इसके अंदर सब कुछ डिटेल में चैप्टर वाइज स्टार्टिंग फ्रॉम मैकेनिक्स, फिर 11th के सारे टॉपिक्स, फिर 12th के सारे टॉपिक्स, पूरे सीरियली सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो सीरियली अरेंज किए हुए हैं। जो भी हमारे चैप्टर वाइज सीरीज है जेई एडवांस का, सारे अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किए हुए हैं। तो वहां से तुम अपना ये कंप्लीट कर सकते हो और इसका लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में भी तुमको मिल जाएगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई एडवांस 2013 में। 2012 में कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चंस वर्क पावर एंड एनर्जी के ऊपर नहीं पूछा गया था और 2013 और 14 मिला के टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो तुम समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m बाय ए फोर्स, और फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है k टाइम्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 आई कैप प्लस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 j कैप। सो दिस इज द फोर्स। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, है ना, वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m बाय दिस फोर्स व्हेन अ पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम पॉइंट, कहां से कहां तक लेके जाता है, डिस्प्लेस करता है पार्टिकल को a0 से लेके हम लोग 0, a तक, और कैसा पाथ में, सर्कुलर पाथ में लेके जाते हैं ऑफ रेडियस a। मतलब हम लोग कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं। हमारे पास इस तरह का ए, शुरू में ये a0 पे था, मतलब ये यहां पर था, और इसको इस तरह से सर्कुलर पाथ में लेके जाते हैं और 0a तक लेके जाते हैं, है ना, इस तरह से। इस तरह से ये क्वार्टर ऑफ ए सर्कल कंप्लीट करता है यहां से यहां तक, और इस पे ये वाला फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है। तो हमें वर्क डन बताना है ना। ये ऑप्शन ABCD हमारे पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, F.dr वेक्टर फॉर्म में। अब F तो ये दिया हुआ है मेरे पास में k इंटू एक्स अपॉन, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो इस सर्कल में अगर हम लोग देखें, ये अगर सर्कल दिया हुआ है तो यहां पर हम लोग, ये सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, है ना। इतनी बात समझ में आ जाती है। ए रेडियस का ये सर्कल है और इसका सेंटर है 0,0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो मैं यहां से फोर्स में ये इसको रिप्लेस कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दूं तो ये ए क्यूब बन जाएगा, इतना आई कैप प्लस वाई अपॉन, अगेन यहां पर इसको मैं ए क्यूब लिख सकता हूं जे कैप। सो ये तो हो गया एफ डॉट डी आर। अब यहां पर हमारे पास में डी आर को ऐसे तो मुझे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप लिखना चाहिए था, लेकिन क्योंकि डी जेड का कोई वेरिएशन ही नहीं है तो जेड हम लोग यहां से इसको वहां से हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि उसका डॉट प्रोडक्ट ऐसे भी 0 होने वाला है। यहां पर जेड का कुछ कंपोनेंट ही नहीं है, के कैप वाला कोई कंपोनेंट ही नहीं है ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे, डी आर को हम लोग लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। डॉट प्रोडक्ट लेना हमें आता है ना। एफ डॉट डी आर हम लोगों ने लिया और इसको हम लोगों ने इसको डॉट प्रोडक्ट ले लो तो ये बन जाएगा k बाई ए क्यूब मैं कॉमन निकाल दूं, है ना, k बाई ए क्यूब मैंने यहां से कॉमन निकाल दिया। अब डॉट लेंगे तो इसका डॉट लेंगे हम लोग, x का आई कैप का डॉट लेंगे तो ये बन जाएगा x डी एक्स और दूसरा टर्म बन जाएगा y dy, है ना। और इसको, ये तो हो गया हम लोग हमारे पास में
एफ डॉट डी आर को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। अब इंटीग्रेट करके हम लोग लिमिट कैसे डालेंगे, हम लोग लिमिट डालेंगे जो x की लिमिट है इसको हम लोग x और y में सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो k बाई ए क्यूब को मैं कॉमन निकाल देता हूं और इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल y dy करके मैं इसको सेग्रीगेट कर लेता हूं। x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, x 0 से a तक जा रहा है ना, 0 से a तक जा रहा है, और y जा रहा है x जा रहा है a टू 0, है ना, a टू 0, और y जा रहा है 0 टू a, है ना, 0 टू a, तो 0 टू a। तो ऐसे ही हमें समझ में आ रहा है कि देखो a टू 0 x dx है और y dy 0 टू a है, तो ये दोनों ऐसे ही कैंसिल आउट होने वाले हैं, है ना। ये एक दूसरे के नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, क्योंकि मैं इसकी लिमिट को क्या कर सकता हूं, यहां से इसको हटा के a टू 0 कर दूंगा और इसको मैं माइनस साइन के साथ ले आऊंगा। अब अंदर वेरिएबल तो वही है ना, वेरिएबल वही है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नहीं समझ में आता है तो और एक स्टेप कर देता हूं, x बाई ए क्यूब एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और दोनों की लिमिट सेम ही रखनी है हमें, a टू 0 ही रखनी है ना, a टू 0, इसका भी रख लो तुम, चलो अलग अलग ही रख लो, a टू 0, और यहाँ भी मैंने यहाँ पर प्लस करके माइनस यहाँ ले लिया था ना, तो a टू 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। तो k बाई ए क्यूब लिमिट पुट करने पे ये चीज़ हमें 0, अंदर वाली जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो दिस कम्स आउट टू बी 0, तो 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई वर्क डन नहीं होगा, और हम लोग यहाँ से डी ऑप्शन को करेक्ट मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जेईई एडवांस 2013 में। ये एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है और इसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो क्वेश्चन पहले हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ अ रफ ट्रैक। रफ ट्रैक है यहाँ पे, है ना, यहाँ से एक ब्लॉक को 1 kg के एक ब्लॉक को यहाँ से रिलीज किया जाता है ना, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 से इसको रिलीज किया जाता है इस तरफ। ये एक रफ ट्रैक दिया हुआ है और द ट्रैक इज सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 40 मीटर। तो ये रेडियस 40 मीटर की एक सर्कुलर आर्क है, यहां से देख सकते हैं, यहां से यहां तक। द ब्लॉक स्लाइड्स अलोंग द ट्रैक विदाउट टॉपलिंग एंड अ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी भी मोमेंट पे इस पे इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उल्टे डायरेक्शन में, है ना, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। The work done in overcoming the friction up to point Q as shown in the below is 150 जूल। तो यहां से Q पॉइंट तक, यहां से इस पॉइंट तक आता है, ये इनिशियल पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक आता है, तो इसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 150 जूल। बेसिकली वर्क डन इन ओवरकमिंग दिस फ्रिक्शन फोर्स इज 150 जूल। दैट मीन्स वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव ऑफ 150 जूल। ऐसे भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव होने वाला है, तो उसको अलग तरीके से इसने बता के 150 जूल ऐसा बोल दिया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज बेसिकली 150 जूल। इतना लॉस हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन का वर्क डन में इतना लॉस हो रहा है ना। अब हमें इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले पार्ट में बोला गया जो भी गिवन है, मैंने यहां पर इसको नोट डाउन कर लिया है ना। तो वर्क डन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन फोर्स इज 150 जूल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज दिस इज ओवरकमिंग फ्रिक्शन फोर्स लिखा हुआ। वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा दैट विल बी माइनस 150 जूल। तो ये बात हमें समझ में नहीं, फ्रिक्शन का वैसे भी वर्क डन तो नेगेटिव होगा ना यार। और यहाँ पर कुछ डेटा जो हमने ले लिया, मास 1 kg है, रेडियस 40 मीटर है, 150 जूल है, ठीक है, ये ले लिया। अब पहला पार्ट में बोला गया स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द पॉइंट Q। तो ब्लॉक जब Q पॉइंट पे पहुंचता है तो इसकी स्पीड कितनी होगी। अब ये कैसे निकाले, तो सिंपल हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, देखो किसी भी मोमेंट पे इस पे एक तो नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा होगा, है ना, एक mg लग रहा होगा, और फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, इतने फोर्सेस है। अब नॉर्मल का तो वर्क डन होगा नहीं, फ्रिक्शन और mg का हमें वर्क डन लिखना है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ऐसा लिख देता हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के नाम पे क्या है, इनिशियल इसके पास तो इनिशियली इसको छोड़ा गया था, है ना, रेस्ट में था इनिशियली। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। इस जगह पर इसकी वेलोसिटी v मान ली, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस 150 दिया हुआ है, जूल में है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब ग्रेविटी में वर्क डन निकालना है तो कितना हाइट नीचे आया वो हमें पता होना चाहिए। कितना हाइट नीचे आया भाई, यहां से यहां तक ये इतना हाइट नीचे आया ना। देखो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड लग रहा है, तो हमें बस इतना देखना है कि इसका
डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें इसका डिस्प्लेसमेंट देखना है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट देखना है क्योंकि फोर्स वर्टिकल है, हम लोग ऐसे भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हमें देखना, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ, बेसिकली यहाँ से यहीं तक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखना है ना, यही तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है देखो, और दिस इज आर ना, दिस इज आर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आर का, इस ट्राइंगल में देखो, ये वाला ट्राइंगल पूरा कर देता हूँ, चलो इस वाले में ट्राइंगल में देखो, ये जो इसको मैं हाइट बोल देता हूँ है ना, दिस हाइट इज बेसिकली आर का साइन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, आर का साइन 30 डिग्री। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, और पॉजिटिव वर्क डन होगा ग्रेविटी का, तो mg तो फोर्स लग रहा है, और h हाइट कितना आया, आर का साइन 30 डिग्री, दिस इज बेसिकली हाफ mv²। तो ये मेरे पास में हो गया -150 जूल, सब वैल्यू दी हुई, m की वैल्यू 1 दी हुई है तो खत्म हो गया, g की वैल्यू 10 दी हुई है, r की वैल्यू 40 दी हुई है, साइन 30 1/2 हो जाता है, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू v²। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। ये हो जाएगा -150 और ये हो जाएगा 200, तो ये हो गया 50 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू v²। तो v की वैल्यू मेरे पास में 100 का रूट ओवर 100, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड। तो बी यहां से हम लोग देख सकते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड होगी यहां पर इसकी स्पीड। सेकेंड जो पैराग्राफ क्वेश्चन में बोला गया है, इसमें बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन दैट एक्ट्स ऑन द ब्लॉक एट पॉइंट Q, इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो हमने ब्लॉक का एक बार बना लेते हैं, एफबीडी एक बार फिर से, ब्लॉक है, इस पे नीचे सरफेस से या फिर जो पाथ है उससे नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से लग रहा होगा, है ना, इस डायरेक्शन में, mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, है ना, और एक इसका फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, है ना। हमें यहां से जो नॉर्मल रिएक्शन लगाना है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन हमें पूछा गया है, तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए हमें सारा जो फोर्स है ना, हमको इस डायरेक्शन में देखो, नॉर्मल डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो mg का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, है ना, mg का कौन सा कितना कंपोनेंट आएगा। तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा काम करेंगे, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, एक मिनट वापस से, इसको मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ये तो ये हो जाएगा कितना 60 डिग्री, देखो ये 60 30 90 है और ये 90 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से 60 हो गया, तो ये भी 60 डिग्री हो जाता है। तो mg का इधर वाला जो कंपोनेंट है दैट इज mg का cos 60 डिग्री, है ना, मैं चलो इधर लिख लेता है, तो नॉर्मल माइनस mg का cos 60 डिग्री, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि ये आर्क में इस तरह से पाथ आर्क वाले पाथ में जा रहा है, कर्वीलिनियर पाथ है इसका, तो यहां से n माइनस mg का cos 60 डिग्री, ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा होगा, दैट इज mv² डिवाइडेड बाई r, और यहां से हम लोग n निकालेंगे, बाकी सारे चीज हमको नोन है, n दैट इज इक्वल टू mg cos 60 डिग्री, mg cos 60 डिग्री प्लस mv² अपॉन r, v हमने निकाल रखा है Q पॉइंट पे, इससे पहले वाले पार्ट में, n की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10, cos 60 1/2 हो गया, प्लस m की वैल्यू 1, v² की वैल्यू हमने इससे पहले वाले में निकाल रखा था 100, v² इज 100 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू है 40, ठीक है, तो ये हो गया 5 प्लस 2.5 विच इज इक्वल टू 7.5 न्यूटन। तो ये मेरे पास में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई ना? तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो इस तरह से इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जेईई एडवांस 2013 में, देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन में बोला गया है अ पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg इज मूविंग इन वन डायमेंशन, एक वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, अंडर द फोर्स दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर ऑफ दिस 0.5 वॉट। इफ द इनिशियल स्पीड इन मीटर पर सेकंड पार्टिकल इज 0, रेस्ट से स्टार्ट किया, द स्पीड आफ्टर 5 सेकंड। तो सिंपल, हमें जो पावर है ना, पावर इज बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है ना, और वन डायमेंशन में सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो बेसिकली मैं इसको, और सिंगल डायमेंशन की वजह से f डॉट v को मैं f इंटू वी लिख रहा हूं, ठीक है, सिंपल। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग m इंटू डी बाई डी टी और इंटू v, तो ये बेसिकली बन जाएगा मेरे पास में m dv बाई dt। ये रिड्यूस होके आया है ना, क्योंकि वन डायमेंशन में है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसकी, तो इस तरह से इसको हमने रिड्यूस करके इस फॉर्मेट में लेके आए। अब ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू, पावर की वैल्यू कितनी दी है 0.5 वॉट, तो लिख लो 0.5 वॉट को आधा लिख देता हूं मैं, 0.5 वॉट हो गया। मास कितना दिया हुआ इसका 0.2 kg, तो 0.2 kg को 2/10 लिख सकते हैं हम लोग, तो 1/5 लिख देता हूं मैं,
है ना, 0.2 को मैं 1/5 लिख देता हूँ, इंटू v, v इसकी वेरिएबल होगी, है ना, v वेरिएबल होगी, v dv और dt dv बाई dt, चलो dt उधर ले चलो, है ना। तो ये बेसिकली अगर मैं इसको dt को उधर ले जाऊँ, है ना, dt को उधर ले जाता हूँ मैं, तो ये बनेगा dt दैट इज इंटीग्रल ऑफ, इसको 2 को इधर ले आता हूँ मैं इधर, तो 2/5 v dv और लिमिट पुट कर देते हैं हम लोग, 0 से कितने टाइम तक पूछा गया है, 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड तक, और इसकी स्पीड पूछी है, तो स्पीड इसकी 0 थी इनिशियली और बाद में इसकी स्पीड सपोज v हो गई है। तो सिंपल यार, 5 इंटीग्रल ऑफ 0 to 5 dt, dt का इंटीग्रल क्या होगा, t और लिमिट पुट करेंगे 0 से 5 तक, दैट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ये, है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये तो 5 हो गया, 5 × 5 25, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। तो यहाँ से v हम लोग बहुत आसानी से 5 मीटर पर सेकेंड निकाल सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जेईई एडवांस 2013 में। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो शायद तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा सर्कुलर मोशन के अंदर में। सर्कुलर मोशन के अंदर में ये पढ़ाया जाता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। उसमें हम लोग 2 केस पढ़ते हैं, एक तो रॉड वाला केस और एक स्ट्रिंग वाला केस। तो उसमें एक मेजर डिफरेंस रहता है। तो अगर हमारे पास में सपोज इस तरह का केस है, एक इस तरह से स्ट्रिंग है और एक इस तरह से बॉल लटकी हुई है इसमें, है ना, स्ट्रिंग और बॉल है। हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करा दें, है ना, इसको बॉल को कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम लोग कंप्लीट करा दें। तो देखो ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग जो है, हम लोगों को अगर इसको वर्टिकल मोशन कंप्लीट कराना है, यहां पर तक पहुंचाना है, तो हम लोगों को यहां पर से कुछ इसको वेलोसिटी अगर v1 देना है, ऐसा हमें v1 निकालना है, तो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि यहां जो वेलोसिटी होगी वहां पर वो वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती है। यहां पर ये वाली जो वेलोसिटी, अदरवाइज बीच में स्ट्रिंग स्लैक होके फिर बीच में ही स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाएगा और वो स्लैक हो जाएगा, है ना, कहीं बीच में ही स्ट्रिंग स्लैक हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके होते हैं। तो हमें यहाँ पर पता है कि यहाँ पर वेलोसिटी 0, यही एक मेजर डिफरेंस होता है, जो एक रॉड वाला जो केस होता है और एक स्ट्रिंग वाला जिसमें बॉब लटकी हुई है ना, ये एक मेजर डिफरेंस होता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टी, यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक mg, तो t प्लस mg बराबर mv2 स्क्वायर बाई l, अगर l इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं। और जस्ट हमें पहुंचाना है तो जस्ट हम लोग यहां पर टेंशन 0 करेंगे, जस्ट टेंशन 0 करेंगे। और अगर तुमने यहां पर वेलोसिटी अगर 0 कर दी, एक अगर तुम्हारे दिमाग में इस तरह की गलत फहमी आ रही है कि यहां पर वेलोसिटी 0 कर दे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो स्ट्रिंग पहले ही स्लैक हो जाएगा, पहले इसमें टेंशन 0 हो जाएगा, बीच में ही कहीं टेंशन 0 हो जाएगा। तो वो हम लोग नहीं कर सकते, यही डिफरेंस होता है, पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो यहां से इस जस्ट अगर हमें यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचाना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम लोग टेंशन 0 करेंगे और हमें यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दिखेगी √gl के बराबर, √gl। तो एक तो हमें टॉप मोस्ट पॉइंट पे, अब हमें ये बताना है कि हम लोग इसको कितनी वेलोसिटी यहाँ से दें, v1 कितनी हो सच दैट वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचे। हम लोग सिंपल यहाँ से पॉइंट नंबर 1 और 2 यहाँ से हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, है ना। तो इनिशियली इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ mv1 स्क्वायर, इस बॉब के पास m मास का हमने बॉब माना है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है। फाइनली इसके पास जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर है और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mg, हाइट कितनी है यहां से यहां तक की 2l, l लेंथ का स्ट्रिंग है तो 2l, तो इतना हो गया। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v1 स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू v2 स्क्वायर को मैं gl लिख देता हूं, gl बाई 2 प्लस 2gl। तो यहां से v1 की वैल्यू हमें दिख रही है √5gl, है ना। तो इतनी हमें मिनिमम इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी इस बॉब को यहां पे सच दैट वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचे। टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी √gl, अगर हमने √5gl यहां पर दिया है तो ये हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाला। अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L1। तो इस तरह का सिचुएशन में बना लेता हूं, सपोज एक बॉब है, इसको L1 लेंथ के एक स्ट्रिंग से इस तरह से बंधा हुआ है। L1 इज गिवन मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फुल सर्कल। तो यहां से कितनी मिनिमम वेलोसिटी हम लोग देंगे इसको फुल सर्कल कंप्लीट कराने के लिए, इसकी वेलोसिटी हमें देनी पड़ेगी √5gl1। इतनी वेलोसिटी हमने अभी निकाला है ना। एट द हाईएस्ट पॉइंट
इट कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अनदर बॉब ऑफ मास m। तो यहां पर जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है ना, यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, तो यहां से ये एक दूसरे बॉब के साथ कोलाइड करता है। इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। हाईएस्ट पॉइंट पर कोलिजन होती है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और कैसी कोलिजन होती है? इलास्टिकली मतलब इसके पास जितनी स्पीड थी वो इसको इंपार्ट कर देगा, है ना। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमें पता है कि इसकी जो स्पीड थी ये कितनी होगी, √GL1 हमने अभी निकाला, इधर निकाला ना √GL, तो √GL1 यहां पर इसकी वेलोसिटी होगी, और यही वेलोसिटी इसने इसको इंपार्ट कर दी √GL1, है ना। और ये रुक गया, ये वाला रुक गया, पहला वाला जो मास है ये अब यहां पर से रुक गया, है ना। यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और ये अब इसके पास जो दूसरा बॉब है ना, जो दूसरा बॉब है उसके पास इतनी वेलोसिटी आ गई, इसे टकराया और इसके पास √GL1 आ गई। और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, L2, मतलब यहाँ ये जो लेंथ है दैट इज L2 लेंथ की स्ट्रिंग है, विच इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। तो इसको इसने इतनी वेलोसिटी इंपार्ट कर दी। बोथ द स्ट्रिंग्स आर मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल इफ द सेकंड बॉब आफ्टर कोलिजन एक्वायर द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ फुल सर्कल। तो इसको फुल सर्कल कंप्लीट करने के लिए दूसरा वाला जो बॉब है, ये वाला जो बॉब है, इसको कितना स्पीड चाहिए मिनिमम, √5GL2 चाहिए इतनी इसको कंप्लीट करने के, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट द फुल सर्कल वर्टिकल प्लेन, ठीक है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये इतने के बराबर, क्योंकि ये इसको इतना वेलोसिटी इंपार्ट किया है सच दैट ये इसका कंप्लीट मोशन, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है। दैट मींस √5GL2 जो इसको रिक्वायर्ड स्पीड है ना, वो इसको ये वाला बॉब इसको प्रोवाइड कर रहा है इलास्टिक कोलिजन करके, दैट इज √GL1 हमने इसको टकराने के बाद इसकी स्पीड से निकाल दिया, और इसको जो रिक्वायर्ड जो वेलोसिटी है, रिक्वायर्ड स्पीड है इसको कंप्लीट करने के लिए, दैट इज √5GL2। तो यहां से हम लोग बोलेंगे 5GL2 दैट इज इक्वल टू GL1, और यहां से हमें L1/L2 की रेशियो निकालना है, L1/L2 हो जाएगा 5, सिंपल। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से, अगर ये वाला ये जो रिलेशन बना है ये तो पता ही रहता है सबको, अगर ये पता होगा तो डायरेक्टली इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2014 में। क्वेश्चन में बोला गया है कंसिडर एन इलेप्टिकली शेप्ड रेल। तो बहुत लोग सोचेंगे भाई इलेप्टिकल मतलब ऐसा कोई रेल चल रहा है क्या, है ऐसा कोई रेल चल रहा है इलेप्टिकल शेप का? अरे नहीं भाई, रेल मतलब मैंने बहुत बार बताया, बहुत गलतफहमी रहती है लोगों को। जो ट्रेन होती है ना उसको बहुत लोग बोलते हैं रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी। लेकिन ठीक है रेलगाड़ी है, बट रेल जो है दैट इज नॉट रेलगाड़ी। रेल इज जो पटरी इज रेल, है ना, जिसके ऊपर हमारी वो चलती है, ट्रेन चलती है, इसके ऊपर जो ट्रेन चल रही है दैट इज ट्रेन, तो ठीक है, बट ये जो पटरी है ना जिसको हम लोग रेल बोलते हैं। तो पटरी जो है यहाँ पर, पटरी ऐसी पटरी है इलेप्टिकल शेप में, है ना, ये हमारे पास में इसको रेल बोला जा रहा है भाई, ये वाली पटरी है ना, इसको रेल बोल रहा है। तो PQ हमारे पास में पटरी है वर्टिकल प्लेन में। ये सारा सिस्टम कैसा है, वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है, वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि MG इधर उधर नहीं लगाओगे फिर दिक्कत हो जाएगा। वर्टिकल प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल में नहीं है, वर्टिकल में है, विथ OP इक्वल्स टू 3 मीटर। OP इक्वल्स टू 3 मीटर, ठीक है। ये 3 मीटर दिया हुआ है और ये 4 मीटर दिया हुआ है, तो हमें ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं, ये 5 मीटर हम लोग बोल सकते हैं। मतलब QP की जो लेंथ है दैट इज 5 मीटर, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज पुल्ड अलोंग द रेल फ्रॉम P to Q। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको पुल किया जा रहा है ना, और फोर्स लगा रहे हैं हम लोग 18 न्यूटन का। 18 न्यूटन का हम लोग इस पे फोर्स लगा रहे हैं इसको पुल करने के लिए, 18 न्यूटन का, विच इज ऑलवेज पैरेलल टू लाइन PQ। कैसा है, PQ के पैरेलल है, मतलब ये लाइन जो PQ लाइन है ना इसके पैरेलल ये हमेशा किसी भी टाइम पे जो इस पे फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे वो इस तरह से लग रहा है किसी भी टाइम पे, है ना। ब्लॉक अगर ऐसा है यहाँ पर है तो भी ये PQ लाइन के पैरेलल फोर्स लग रहा है, इसके पैरेलल है, फोर्स पैरेलल है किसके, ये वाला PQ लाइन के पैरेलल फोर्स लग रहा है, ठीक है। एज्यूमिंग नो फ्रिक्शन लॉसेस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस Q पे जब पहुंचता है ये ब्लॉक, जब यहाँ पर Q के पास पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है, ठीक है। तो देख लेते हैं किसका किसका वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन बाई जो ऊपर वाला जो फोर्स, जो इस पे फोर्स लग रहा होगा
और क्योंकि वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है तो ग्रेविटी भी इस पे फोर्स करेगा, लगाएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस, इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लिया। अब फोर्स, इस फोर्स का वर्क डन कितना होगा जो इस पे लग रहा होगा पैरेलल टू पी क्यू, है ना। तो देखो डिस्प्लेसमेंट, इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 मीटर का जो पी से क्यू में, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और फोर्स वेक्टर भी हमारा इसी डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, सिंपल एफ इंटू एस। तो फोर्स 18 न्यूटन है इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो एफ डॉट एस कर लगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो सेम ही हो गया, है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये तो 5 मीटर हम लोगों ने निकाल के रखा, 3 है 4 है, तो ये लेंथ तो 5 होगा ही होगा, है ना, तो 5 हो गया। ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव है ना, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में, ग्रेविटी जो मैं नेगेटिव साइन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। फोर्स कितना है mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा क्योंकि फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, तो नेट वर्टिकल डायरेक्शन में पी से क्यू तक में, पी से क्यू तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें जो इस पे फोर्स लग रहा है वो नीचे के वर्टिकल डायरेक्शन में, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो mg इंटू 4, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, अलॉन्ग जो एक्चुअल में ये डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि फोर्स के डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, mg इंटू 4 इस तरह से लिख रहे हैं। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली 0 है, फाइनल जो भी काइनेटिक एनर्जी इसके पास, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल में लिख देता हूँ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट क्यू ऐसा लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी एट क्यू, यही हमें पूछा गया है। तो ये कितना हो गया, 18 × 90 माइनस m की वैल्यू कितनी दी हुई है, m कहाँ है भाई, मास किधर है भाई, मास 1 kg, तो 1 इंटू जी 10 लेंगे इंटू 4, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट क्यू। तो काइनेटिक एनर्जी क्यू हमारे पास में 90 माइनस 40 50 न्यूटन आ गया। पूछा क्या है, अच्छा सॉरी न्यूटन नहीं है भाई, काइनेटिक एनर्जी जूल। ठीक है, तो ये n इंटू 10 जूल पूछा गया, n की वैल्यू पूछी गई है, तो 5 इंटू 10 लिख लेते हैं, तो n की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से 5 आ जाती है, तो यहाँ n की वैल्यू 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जेईई एडवांस 2014 में। क्वेश्चन में बोला गया है अ वायर विच पासेस थ्रू द होल ऑफ अ स्मॉल बीड इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। तो एक वायर में ना इस तरह से बीड फंसाया जाता है, एक बीड फंसाया जाता है और इसको इस तरह से क्वार्टर सर्कल में इस तरह से बेंड कर दिया जाता है। ठीक है, द वायर इज, इसको मैं हटा देता हूं, द वायर इज फिक्स्ड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर। तो इस तरह से इसको फिक्स कर दिया जाता है। द बीड इज रिलीज्ड फ्रॉम द नियर द टॉप ऑफ द वायर एंड इट स्लाइड्स अलोंग द वायर थ्रू विदाउट फ्रिक्शन। तो इस तरह से बीड इसमें इस तरह से सरकता हुआ नीचे की तरफ आता है इस तरह से। ठीक है, एज द बेंड मूव्स फ्रॉम ए टू बी, जैसे जैसे ये इधर मूव करता है ए टू बी तक मूव करता है, द फोर्स इट अप्लाइज टू द वायर, हमें फोर्स जो बीड फोर्स लगा रहा है वायर में वो हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग बीड का एनालिसिस कर लेते हैं। बीड का एनालिसिस करते हैं, जो फोर्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा होगा वो कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा होगा। तो बीड वायर पे वही नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा जो वायर बीड पे लगा रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं बीड का हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं ना। तो बीड का किसी भी मोमेंट पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। सपोज इस मोमेंट पे बीड पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो बीड पे देखो, एक तो खुद का मास है mg, है ना। वायर पे हम लोग मानते हैं कि वायर ने बीड पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा। ठीक है, अभी हम लोग आउटवर्ड मान लेते हैं आउटवर्ड है, देखेंगे इनवर्ड आता है कि आउटवर्ड आता है। हम लोग अभी मान लिया कि बाहर की तरफ लगा रहा है ना, नॉर्मल रिएक्शन। ये किस पे लग रहा है, बीड पे ड्यू टू वायर। ध्यान रखना, अभी हम लोग बीड का एनालिसिस कर रहे हैं, क्वेश्चन में उल्टा पूछा गया है ना, बीड का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। अब इसको अगर मैं एक यहां से ज्वाइन कर दूं, एक जनरल कोई पोजीशन पे हमने ले लिया, किसी बीच पोजीशन पे थीटा हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में सरक रहा है, थीटा मेरा बढ़ता जा रहा है। तो किसी पोजीशन पे हम लोगों ने ये कंडीशन देखा है ना, थीटा यहां से ये एंगल बना, अच्छे से बना देते हैं, चलो एक सेकेंड, थीटा ये इधर से बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अगर फोर्स अगर बैलेंस करें तो रेडियल डायरेक्शन में देखें तो mg का ये जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। तो mg का कॉस थीटा
यहाँ से थोड़ा सा नॉर्मल को और अच्छे तरीके से बना देते रहे, n इधर, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि n माइनस एम जी का कॉस थीटा दैट इज, सॉरी हम लोग लिखेंगे अंदर की तरफ, है ना। तो एम जी का कॉस थीटा माइनस एन दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर इसका रेडियस होगा, जो भी ये वाला रेडियस ना, ये वाला रेडियस आर, ठीक है। एम जी माइनस कॉस थीटा माइनस एन दैट इज नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ट डायरेक्शन में, दैट इज एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं और क्या लिख सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं, यहां से जब पॉइंट ए से मूव करता हुआ ये इस पॉइंट तक आया, इसमें मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाऊंगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, है ना। तो यहां से देखो, ये यहां से यहां तक ए पॉइंट से इस पॉइंट तक आया है ना, कोई पॉइंट सी बोल देते हैं ये, है ना। तो इसमें कितना नीचे आया ये, अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज आर कॉस थीटा, है ना, दिस इज आर, तो आर का कॉस थीटा है और टोटल डिस्टेंस इज आर ना। तो टोटल नीचे कितना आया, ये डिस्टेंस कितना आया, तो आर माइनस आर कॉस थीटा नीचे आया, और इस पे जो ग्रेविटी का वर्क डन कितना हो गया, एम जी इंटू आर, एम जी इंटू एच, इतना नीचे आया। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली 0 से छोड़ा गया था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज एम जी इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियली 0 था, है ना। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2। अच्छा, मैं इसमें एम वी स्क्वायर बाई आर निकाल लूं क्या, तो 2 को मैं इधर ले जाता हूं, 2 एम जी 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला डाल के मैं इसमें एम वी स्क्वायर पर डाल देता हूं, तो ये बन जाएगा एम जी कॉस थीटा माइनस एन दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर की वैल्यू में डाल दूंगा 2 एम जी माइनस 2 एम जी कॉस थीटा, और ये बन जाएगा 3 एम जी कॉस थीटा माइनस 2 एम जी, दिस इज माई वैल्यू ऑफ एन, और एन की वैल्यू हम लोग एक बार एम जी कॉमन निकाल लें, तो ये बन जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 2, है ना, ये निकल के आ गया। इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, हमने क्या माना है, नॉर्मल को, आउटवर्ड को हमने पॉजिटिव माना है, आउटवर्ड पॉजिटिव माना है, ठीक है। तो इनिशियली जब थीटा 0 था, इनिशियली थीटा कैसे, थीटा इंक्रीज हो रहा है, 0 से इंक्रीज होता जा रहा है ना, जैसे जैसे ये बीड इधर मूव कर रहा है तो थीटा मेरा इंक्रीज होता जा रहा है। तो इनिशियली कितना था, थीटा 0 था, उस समय नॉर्मल पॉजिटिव था, नॉर्मल जो हमने माना है, जो आउटवर्ड हमने माना है ना, तो इनिशियली मेरे पास देखो थीटा 0 था, उस समय ये 3 माइनस 2 एन एम जी के बराबर था, है ना, मतलब नॉर्मल पॉजिटिव था, मतलब हमारा जो आउटवर्ड माना था वो सही है, नॉर्मल पॉजिटिव आया, मतलब आउटवर्ड जो हमने माना था आउटवर्ड वो सही है, अगर नेगेटिव आता तो वो इनवर्ड हो जाता। तो नॉर्मल इनिशियली आउटवर्ड ही था, क्योंकि यहां से देख सकते हैं ये एन की वैल्यू कुछ दूर तक पॉजिटिव है ना, एन पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या, आउटवर्ड डायरेक्शन में ही नॉर्मल लग रहा है, किस पे, बीड पे, ध्यान रखना बीड पे है ना। फिर क्या होगा, ये वाला जो टर्म है ना, जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे कॉस थीटा मेरा घटता जाएगा, और ये जो टर्म है ये कम होता जाएगा, है ना, नॉर्मल कम होता जाएगा, और कम होता 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 एक वैल्यू में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर नेगेटिव भी हो जाएगा। 0 कहां पर हो जाएगा, जहां पर 3 कॉस थीटा की वैल्यू 2 के बराबर हो जाए, दैट मीन्स थीटा मेरा हो जाए कॉस इनवर्स ऑफ 2/3, थीटा कॉस इनवर्स 2/3 से ज्यादा अगर बढ़ती है तो मेरी नॉर्मल जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। मतलब नेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ, नॉर्मल नेगेटिव का मतलब होगा इनवर्ड, नॉर्मल इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये बीड के लिए है। तो बीड के केस, बीड का क्या हो रहा है, बीड में इनिशियली नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और बाद में कुछ थीटा के बाद, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2/3 के बाद इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बीड के लिए, बीड फॉर बीड, है ना, क्वेश्चन में कुछ अलग अलग पूछा गया है, फॉर बीड इनिशियली नॉर्मल वाज आउटवर्ड, है ना, एंड बाद में इनवर्ड ना, आफ्टरवर्ड्स, इनिशियली दिस वाज इनिशियल। फॉर यहां पर क्या पूछा गया है, फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर, वायर में पूछा गया है, फॉर वायर, तो बीड वायर पे उल्टे डायरेक्शन में नॉर्मल लगाएगा ना, ये तो नॉर्मल लगा रहा है वायर बीड पे, तो बीड वायर पे उल्टे डायरेक्शन में, तो नॉर्मल कितना आ जाएगा, फॉर वायर नॉर्मल इनिशियली इनवर्ड होगा और बाद में वो
आउटवर्ड हो जाएगा, बाद में आउटवर्ड होगा। कौन सा है? इनिशियली इनवर्ड, बाद में आउटवर्ड, क्योंकि किसके लिए पूछा गया है? वायर के लिए। सो यहां पर से डी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। गड़बड़ यहां पर यही हो सकती है कि बीट के लिए निकाल के हम लोग छोड़ दें और फटाफट जल्दीबाजी में सी ऑप्शन हम लोग टिक करके आ जाए, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जेईई एडवांस 2014 में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए 2014 में भी। क्वेश्चन में बोला गया है अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। तो एक स्मूथ सरफेस है, यहां पर एक टेनिस बॉल को हम लोग यहां से ड्रॉप करते हैं, ठीक है। ड्रॉप करने का मतलब इनिशियली 0 स्पीड के साथ हम लोग ड्रॉप करेंगे। इट बाउंसेस बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर हिटिंग द सरफेस। तो ये नीचे आता है ना, ये नीचे इस तरह से आता है, टपकता है, फिर ये वापस मैं सेम पाथ पे रिटर्न होता है, यहाँ पर बगल में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वापस ऐसा जाता है, ये बगल में दिखा रहा हूँ क्योंकि सेम पाथ में नहीं दिखा सकता हूँ इसलिए। तो ये इस तरह से बाउंस होके यहाँ पर वापस जाता है ना। तो इस तरह का हमारे पास में सिचुएशन है। द फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कॉलिजन इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंप्रेशन ऑफ द बॉल। तो यहां पर क्या होता है, जब ये बॉल नीचे में आता है ना, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये कंप्रेस हो जाता है, कंप्रेस होता है, मतलब इस तरह से कंप्रेस हो जाता है। और इसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है ना, वो इसके पोटेंशियल एनर्जी में, जब बॉल आया दबा, जैसे जैसे दब रहा है, तो जितनी भी पोटेंशियल काइनेटिक जितनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास यहाँ पर है ना, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद ये वापस से इसकी जब वापस जैसे जैसे दबने के बाद जैसे ही वापस से खुला बॉल, वापस से इसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। तो इस तरह का सिचुएशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केचेस डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी विद टाइम। तो हमें वो बताना है काइनेटिक एनर्जी टाइम। अच्छा, ये कैसे हम लोग बता सकते हैं? तो देखो, इनिशियली इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी 0 है ना, काइनेटिक एनर्जी 0 है। यहां पे पहुंचने के बाद काइनेटिक एनर्जी इसके पास मैक्सिमम होगा। फिर काइनेटिक एनर्जी जब बॉल धीरे धीरे दब रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, पूरा दब गया तो पूरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद फिर से इसकी काइनेटिक एनर्जी में वापस कन्वर्ट हो गई। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी यहां पर थी, फिर वो 0 हुई, 0 हुई, पूरे दब गया, पूरी पोटेंशियल एनर्जी में गई दबने की वजह से बॉल के अंदर। फिर वो काइनेटिक एनर्जी में पूरी कन्वर्ट हो गई और फिर वापस बॉल अपने ऊपर पोजीशन में जहां पर से आया था वहां। तो हमारे पास कैसा सिचुएशन है कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 थी, है ना, 0 थी, बढ़ते 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 एक मैक्सिमम तक गई, उसके बाद वापस मैक्सिमम तक गई, फिर 0 हुई, उसके बाद वापस से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद वो वापस फिर धीरे धीरे घट रही है। यहां से जैसे जैसे ऊपर जाएगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो इधर से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जैसे नीचे आ रहा है, फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। कौन कौन से ऑप्शन है? तो देखो, ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। यहां पर जो है ये काइनेटिक एनर्जी यहां पर कांस्टेंट कर दिया है, लेकिन हम जैसे जैसे दब रही, हम लोगों ने बताया यहां पर जब यह बॉल दबेगी तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी उस केस में 0 हो जाएगा, पूरी की पूरी वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, है ना, 0 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो लगभग सेम जैसा दिख रहे हैं, जो मतलब पोर्ट्रे कर रहे हैं पूरे इस सिचुएशन को इसमें, है ना। अब हम लोग इक्वेशन का मदद लेना पड़ेगा फिर हमें। तो इक्वेशन के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जैसे ये एक इस तरह से कंसिडर करते हैं कि जैसे ये बॉल जब नीचे आ रही है, टेनिस बॉल जब नीचे आ रही है, तो किसी टाइम पे जब नीचे की तरफ आ रही है, तो किसी टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? GT, क्योंकि ग्रेविटी के एक्शन में आ रही है, तो किसी टाइम में वेलोसिटी कितनी होगी? GT। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी जब नीचे वो आ रही है बॉल, हाफ mv², दैट इज g²t² के बराबर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? देखो, mg²/2, ये तो इसका कांस्टेंट हो गया, ये तो कांस्टेंट है, t²। तो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू t², है ना। तो काइनेटिक एनर्जी मेरा y एक्सिस में है और t मेरा x एक्सिस में है। तो बेसिकली मेरे पास y प्रोपोर्शनल टू x², ये फंक्शन बन रहा है। ये कैसा फंक्शन होता है? ये एक पैराबोलिक y = x², इस तरह का पैराबोला होता है ना। ये तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा। और x = y², इस तरह का पैराबोला होता है। तो हमें अभी जो पैराबोलिक पाथ जो दिख रहा है वो इस तरह का पैराबोलिक पाथ दिख रहा है, y = x² के फॉर्मेट में। तो इस तरह का हमारे पास में सिचुएशन होना चाहिए, इस तरह का हमारे पास में ग्राफ होना चाहिए, इस तरह का ग्राफ दिखना चाहिए, है ना। तो क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है और ये टाइम है। अब हमें जो ग्राफ का पोर्शन दिखेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम पॉजिटिव वाला टाइम है, 0 से स्टार्ट हुआ है, तो ये ग्राफ जब नीचे आ रही है बॉल, तो इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। तो ये तो गलत हो गया, देखो इसमें इस तरह का ग्राफ है, हमें चाहिए ऐसा ग्राफ, है ना। तो यहां से नहीं मिल रहा है, ये तो लीनियर ग्राफ बनाया हुआ है, ये तो गलत ही है। तो ये देखो, ये इसको पोर्ट्रे कर रहा है,
y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ। फिर वो जीरो होता है, दबता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, फिर अचानक से फिर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, फिर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस फंक्शन से, सेम इसी फंक्शन से कम होती है ना, वेलोसिटी उस माइनस जीटी हो जाएगा, है ना, मतलब जो इसकी वेलोसिटी रहेगी वो टाइम के साथ कम होगी, इसी तरह से पैराबोलिक पाथ फॉलो करके। तो यहां से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, बाकी सब यहां से ऑप्शन गलत होंगे। तो इस तरह से हमने अभी 2014 तक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब बाकी जो भी बचे क्वेश्चन है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सारे हम लोग कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आएगा नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो को लाइक जरूर करना, पसंद आए या ना आए वीडियो को लाइक जरूर करना। एक फीडबैक छोड़ सकते हो कि तुमको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, या फिर नेक्स्ट टॉपिक तुम क्या चाहते हो हम लोग ये वर्क एनर्जी थ्योरम कंसिडर, वर्क एनर्जी पावर वाला टॉपिक हम लोग ले, या फिर कोई और टॉपिक ले जो तुम्हें इंटरेस्ट हो, तो वो भी कमेंट करके बताना मुझे जिस ज़्यादा रिस्पॉन्स जिस कमेंट पे मिलता है मैं वो टॉपिक नेक्स्ट ले लूँगा, है ना। और हमारा छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, वहाँ हम लोग कुछ डिस्कस भी कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखो, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, सबका लिंक विंक सब जो भी है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से देख सकते हो। तो चलो यार, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।